अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, बेसिकली इट्स वन ऑफ द क्रूशियल सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, राइट। अगर रेस्पिरेशन ना हो, अगर हमारे पास ये सिस्टम नहीं होता, ये प्रोसेस नहीं होती, तो हमारा जो है ना ही हमें एनर्जी मिल पाती, लाइक बॉडी में एटीपी नहीं बनता, ठीक है। दूसरी सेलुलर फंक्शंस नहीं होते, बिकॉज और बॉडी डिपेंड्स ऑन एटीपी, ठीक है, एनर्जी। तो यही रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें वो एनर्जी देता है, ठीक है। रेस्पिरेशन देखेंगे पहले, ये डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। हर बार जब क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आया फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यू डोंट हैव टू जस्ट आप ऐसे ही कूद जाओगे बिना ऐसे सोचे आपने पहले ही फिजियोलॉजी लिख दी। नो, फर्स्ट डिफाइन, थोड़ा और ऐड करो मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। रेस्पिरेशन, ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं। कहाँ पे? बॉडी में, ठीक है। यूटिलाइजर बाय, दैट इज यूटिलाइजर बाय सेल, बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या आता है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिससे एनर्जी बनती है, ठीक है। और हम इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। उसकी जरूरत होती है प्लांट्स को। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कि साइकिल ऐसे ही चलता है, ठीक है। वी आर इंटरडिपेंडेंट। दूसरा क्वेश्चन आता है, ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। इसमें रहती है आपकी पहले ही नोज, दैट इज एक्सटर्नल नेरीज है, आपका नेजल कैविटी रहता है पूरा। दीज आर नॉस्ट्रल्स, राइट। नेजल कैविटी यहां से ही शुरू होती है पीछे तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं खोल के तो कैसे दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेजल कैविटी का रोल रहता है। उसके बाद आपका फरिंक्स आता है, देन देयर इज लैरिंक्स, ठीक है। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली तक पहुंचता है। और हमारे पास मेन इसमें डायफ्राम, हमारी जो डोम शेपर मसल होती है, ये इन्वॉल्व होती है, जो हमारी थोरैसिक और हमारी जो है एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन में काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एंड वी हैव इंटरकॉस्टल मसल्स। ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में। सपोज ये हमारे रिब्स है, इस तरह से रिब्स, जस्ट सपोज माय ड्राइंग इज वेरी बैड, ठीक है। सो दीज आर रिब्स, एंड यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से वो मसल्स लगे होते हैं। दीज आर इंटरकोस्टल मसल्स, राइट। कोस्टल इज फॉर रिब्स, राइट, ठीक है। तो एक तो ये अंदर की तरफ भी होते हैं और ये बाहर की तरफ भी होते हैं। इनका बहुत रोल रहता है रेस्पिरेशन में। चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी का डायमीटर जो है उसको बढ़ाने में, ठीक है, बहुत रोल रहता है। देन वी हैव पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये लास्ट में तो करना था ना पल्मोनरी वेंटिलेशन के साथ, बट आई थॉट कि इसको यहीं पे करते हैं, बाद में हम फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? मतलब अरे लंग्स में ब्लड कैसे जाएगा और लंग्स वापस कैसे आएंगे, वहां से वो ब्लड लेकर आएंगे, ठीक है। सपोज दिस इज हार्ट, ठीक है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, राइट। दिस इज एट्रियम, दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज वेंट्रिकल, ठीक है। ये राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। होता क्या है? एक तो होती है इसमें सप्लाई हार्ट को अपनी कोरोनरी आर्टरी, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। और एक जाती है हमारी यहाँ से, इधर से देखो, बॉडी से, ये बॉडी है यहाँ से, ठीक है। दिस इज बॉडी, मतलब जो दूसरी सिस्टम से जो है नीचे की तरफ से जो ब्लड आ रहा है हार्ट के पास। हार्ट के पास क्यों आता है? बिकॉज ऑक्सीजनेशन होती है उसकी, उससे हमारा ब्लड पंप होता है। अब ये जो ब्लड है ये आ गया इस राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इधर एक एक्सेप्शन है, हमारे हमेशा वीन कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट देयर वी हैव पल्मोनरी आर्टरी, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ये इस ब्लड को लेकर गई किसके पास? लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स के पास जाकर इसकी क्या हो गई? ऑक्सीजनेशन, सब कुछ हो गया, ठीक है। ये ब्लड फिर आएगा वापस इस लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आएगा इस हार्ट में अब, ठीक है।
यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये राइट एट्रियम में ब्लड गया, फिर जो है यहाँ पे लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ब्लड इसमें स्क्वीज आउट हो जाएगा, ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेसिकली, फिर ये ब्लड जाता है इस पल्मोनरी आर्टरी में, इसको मिल गया ऑक्सीजन एंड रिटर्न आता है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और कुछ है ही नहीं। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज वेरी इजी। देखो ब्लड लेना है हार्ट तक, हार्ट एक जनरेटर की तरह काम करता है, एक मोटर, ठीक है, मोटर होता है ना, मोटर जो जनरेटर होता है, ठीक है, एक पावर मोटर होता है, तो जो जनरेटर होता है बेसिकली उसमें क्या है, वो एक ये हार्ट हमारा उसी जनरेटर की तरह काम करता है। इट पंप्स योर ब्लड और किडनीज तक, दूसरे वाइटल ऑर्गन्स तक फिल्टर करवाता है, ब्रेन को ब्लड देता है। अगर ये हार्ट नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ठीक है। यही हम इस ब्लड को लेकर जाते हैं हार्ट के पास, हार्ट से ये पहुंचाया जाता है लंग्स के पास, लंग्स उसका क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं उसको, वो भी देखेंगे कैसे होता है। एल्वियोलर, दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, हम वहाँ पे फिर वो देखेंगे, ठीक है। और ये जो है ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर आया है, देन नाउ दिस इज फ्रेश, ठीक है, रेड ब्लड, रेड कलर का ये होगा ये, और जो हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं, ठीक है, हो गई इसकी ऑक्सीजनेशन, एंड दिस वाज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो ऑलराइट, ठीक है, हो गए हमारा जो है बाकी चीज़ें हो गई है। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी क्या है, कैसे रहती है, कैसे होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, ठीक है। पहली चीज इसमें आती है आपके, अगर आप इस हिसाब से पढ़ोगे यू विल लाइक फाइंड इट वेरी इजी, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, हम पहले लंग्स की लेवल पे देखते हैं हम कैसे सांस लेते हैं, क्या होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन है एंड द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल वन, ठीक है। एक्सटर्नल सॉरी इंस्पायरेशन में क्या आता है, इंस्पायरेशन बेसिकली इनहेल करना एयर को या गैस को बेसिकली, ठीक है, ऑक्सीजन हम यहाँ पे इनहेल करते हैं, ठीक है। उस ये एक एक्टिव प्रोसेस है बिकॉज यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी इन इट, यू नो, लाइक देखो आराम से इंस्पायर हो रहा है, मतलब सॉरी एनर्जी लग रही है इसको। एक्सपायर जो हम कर रहे हैं दैट इज विदाउट एनी एफर्ट, लो एटीपी इज यूज्ड, ठीक है। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एटीपी लगता है, यानी कि एनर्जी लगती है, ठीक है। होता क्या है इंस्पायरेशन में, दिस इज योर डायफ्राम, दिस इज द डोम शेप्ड मसल, ठीक है। जब हम इंस्पायर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, आप देखो यू विल फील कि आपका जो थोरैसिक कैविटी है काफी बड़ी हो रही है, ठीक है। दिस इज द थोरैसिक कैविटी, राइट, तो ये बड़ी हो रही है, ठीक है। डायफ्राम प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो मैंने कहा था कि रिब्स जो होते हैं उनके ऊपर इस तरह से जो है यहाँ पे मसल्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, जिनका रोल रहता है हमारी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन वाली प्रोसेस में, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे डायफ्राम जो है वो और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये अभी सपोज डायफ्राम है, ये अभी डायफ्राम है नॉर्मल कंडीशन में, दैट इज रिलैक्स्ड पोजीशन, राइट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ऐसे बन जाता है, और इससे हमारे जो ऑर्गन्स है उनको थोड़ा पुश मिलता है ऊपर, कैविटी कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, बेसिकली थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। रिब्स जो होते हैं, हमारी जो पसलियां होती है, रिब जो होते हैं वो अपवर्ड ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाती है, मतलब ये पूरा थोरैसिक कैविटी का आप ऐसे समझो कि हम जो है यहाँ पे इंस्पायर जब करेंगे तो हमारा डायफ्राम क्या है, इस पोजीशन से, रिलैक्स्ड पोजीशन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इससे जो है थोरैसिक कैविटी में थोड़ा सा जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है, हमारे जो रिब्स है वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखो, यू विल फील इट, ठीक है। सेकंड, एक्सपायरेशन, दैट इज एक्सहेलिंग ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड और सिंपली एयर, एक्सहेल करना, बाहर छोड़ना हवा को, ठीक है। और इसमें कोई भी एनर्जी आपकी नहीं लगती है, ठीक है। ये पैसिव प्रोसेस है, दैट इज नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। देन इसमें हमारा जो है डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट था इससे,
तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। इट विल गेट रिलैक्स्ड। उसके बाद जो रिबस होते हैं, जो पसलियाँ जो है, सॉरी, जो पसलियाँ है जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, मतलब बाहर की तरफ और नीचे की तरफ, वो जो है बाहर जो है उनका बड़ा था, ठीक है। तो थोड़ा सा कैविटी का वॉल्यूम बड़ा था, तो इसमें क्या होता है, ये वापस अब क्या करेंगे, ये नीचे आएंगे और अंदर जाएंगे। थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम मतलब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, इतना जो आपका कैविटी है इसमें कितना जो है बेसिकली वॉल्यूम कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जब फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन जैसा क्वेश्चन आएगा तो देन यू हैव टू डिफाइन फर्स्ट द रेस्पायरेशन प्रोसेस, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेना, जैसे कि आप लिखोगे ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, देन आप लिखोगे पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें आप इस तरह से लिखोगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर आता है इंस्पायर करना, एक्सपायर करना। जब इंस्पायर एक्सपायर किया, जो ये हवा अंदर जा रहा है और जो बाहर अंदर से बाहर आ रहा है, तो उसमें क्या प्रोसेस हो रही है, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस है, इनका जो है यहाँ पे मूवमेंट होता है। इसमें ही आता है आपका एक्सटर्नल, जो होता है एल्वियोले की लेवल पे, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास, सपोज ये एल्वियोले है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी होगी साथ में, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कैसे होगा, इंटरनल टिश्यू लेवल पे। सपोज ये टिश्यू है, सपोज ठीक है, ये ब्लड आ रहा है इधर, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, इंटरनल। तो टिश्यू लेवल पे क्या होगा, यहाँ से कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा और यहाँ से कैसे ये ऑक्सीजन देगा, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को अच्छी तरह से, कैसे ये गैसेस डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। पहला होता है एल्वियोलर लेवल पे, जैसे मैंने अभी कहा कि ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, कि जो एल्वियोलाई की लेवल पर हो रहा है, एल्वियोलाई और ब्लड में, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, दिस इज एल्वियोलाई, ठीक है, एज्यूम, और ये ब्लड जो जा रहा है इसके साथ में से, थोड़ा सा ये बन गया है इस तरह से, आप देखो ये ब्लड कैपिलरी जा रही है इसके साथ में से, ठीक है। अब देखो डिफ्यूजन का कैसे रोल रहता है यहाँ पे, देखो हम अगर एल्वियोलाई की अंदर की बात करें तो उधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mm of Hg, ठीक है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली 40। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने जो ऑक्सीजन लिया वो ऑक्सीजन ही है खाली, उधर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। देखो इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mm of Hg और कार्बन डाइऑक्साइड का है कम। ब्लड में देखें तो ऑक्सीजन का है 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज हैविंग 45। अब डिफ्यूजन का क्या है कि देखो यहाँ पे 104, इधर वो 40 है, तो क्या लगता है ये यहाँ से इधर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इधर 45 है, इधर 40 ही है, तो डिफ्यूजन से ये इधर जाएगा, ये बाहर हो गया, एक्सहेल कर लिया, ये इनहेल करके जो है ब्लड में मिक्स हो गया। जब ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा, क्या होता है कि हमारी जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर जो ये ऑक्सीजन है प्लस जो हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो हमें देखा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है एज 98.5% इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बाकी 1.5% रहता है डिसॉल्व किसमें, प्लाज्मा में, ठीक है। और दिस इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इधर 45 था, उधर 40 ही था, तो ये डिफ्यूज हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है कि वो 70% बाइकार्बोनेट ही बनाता है, 70% उसी फॉर्म में वो चलता है, ठीक है। 23% रहेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में और 7% रहेगा डिसॉल्व किसमें, प्लाज्मा में। अब हम देखते हैं इसके अंदर का खेल, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, सपोज ये हमारी आरबीसी है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाता है तो आरबीसी का यहाँ पे वाटर तो होगा ही, उसके साथ मिलकर ये क्या बनाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से ये एंजाइम होता है, ठीक है। एंजाइम इज एक्ट एज कैटलिस्ट, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, प्रोडक्ट जल्दी मिले, ठीक है। दैट यहाँ पे बन जाता है H2CO3 नेगेटिव, बन गया, ठीक है।
फिर क्या होता है, HCO3 नेगेटिव, H2CO3 नेगेटिव का क्या हो जाता है, यहाँ पे H पॉजिटिव अलग से और HCO3 नेगेटिव, दिस इज बाइकार्बोनेट एंड दिस इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है, दिस इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। यही जो H पॉजिटिव है ना, इसी की वजह से हमारा क्या हो जाता है, pH डिक्रीज होता है, ठीक है। pH ये स्केल है, ये 7 है न्यूट्रल, इधर गया तो pH इंक्रीज है यानी कि बेसिक है, इधर गया तो pH डिक्रीज हो रहा है यानी कि एसिडिक है। ये जो है यहाँ पे, इसी की वजह से यहाँ पे जितना जितना एसिड की तरफ जाएगा तो हमारा pH कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मसला हो जाता है। फिर ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में इधर 70% एज रहता है, 23% रहेगा ये। सपोज इसने कार्बन डाइऑक्साइड ने हीमोग्लोबिन के साथ बना लिया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो रहेगा एज 23%, बाकी 7% रहता है डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा, ठीक है। इतना क्लियर है। ये हो गए हमारे एल्वियोलर लेवल पे। और टिश्यू लेवल पे भी यही है। सपोज ये टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू, राइट। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है यहाँ पे, ठीक है। ये है ब्लड कैपिलरी जो जा रही है साथ में जो भी है, तो इधर ब्लड में क्या है और उधर में क्या है हमने वो देखा ऑलरेडी। यहाँ पे भी सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकल कर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा इस ब्लड में, वहां से ऑक्सीजन जो आया हमारा वो जाएगा इधर, ताकि इनमें क्या है, इनकी अपनी रेस्पिरेशन हो सके, ठीक है। जो ग्लाइकोलिसिस है, जो ETC है, क्रेब्स साइकिल है, जब वो चीज़ें होती है ना, मतलब इनको फ्यूल चाहिए होता है, ये ऑक्सीजन इनका क्या है कि उसी से ये एनर्जी बनाते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। जब वही एनर्जी बनती है ना, तभी हम अपना कोई काम कर पाते हैं, तभी सेल भी अपने काम करती है, प्रोटीन बनाती है, चाहे उसको रेप्लिकेट करना है, सेल डिवीजन करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो देखिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम देखेंगे अब रेगुलेशन कैसे होता है इसका, हमारी रेस्पिरेशन का। तो ठीक है, अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है। ये जो प्रोसेस है ये कैसे रेगुलेट होता है हमारी बॉडी में, कब इसको इंक्रीज होना है, कब डिक्रीज होना है, या जो हम बात कर रहे होते हैं नॉर्मली हम तो इंस्पायर करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, बट दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो देयर इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, रेस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से होती है। तो विच सिस्टम कंट्रोल्स इट, तो उसके लिए हमारा यही है न्यूरल सिस्टम और केमिकल, बेसिकली दो इसमें है ये रेगुलेशन जो करते हैं, ठीक है। जो इसको कंट्रोल करते हैं, कब बढ़ाना है कब कम करना है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। न्यूरल वाला जो है बेसिकली न्यूरॉन से है, इसका मतलब न्यूरॉन के साथ ही है। एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा होता है पॉन्स, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं ना हमारे ब्रेन स्टेम में, राइट। न्यूरल वाला न्यूरॉन के साथ रिलेटेड है, ये है प्रेजेंट मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर और पॉन्स के अंदर। मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो होते हैं, DRG एंड VRG। दिस इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, दिस इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, नथिंग, बस ये न्यूरॉन्स होते हैं। जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ठीक है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वाइट रेस्पिरेशन। अभी हम नॉर्मली जैसे बात करेंगे, ये वाला जो कंट्रोल हो रहा है वो इसी की वजह से होता है, किससे, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से, ठीक है, न्यूरॉन से, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। दूसरा जो इसका वेंट्रल ग्रुप ऑफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, उसमें वो रेस्पॉन्सिबल है फोर्स्ड रेस्पिरेशन का। एक्सरसाइज कर ली तो हाँफने लग जाते हैं ना, हमारी एक्सरसाइज, हमारी रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, ठीक है, ऐसे। सो क्वाइट रेस्पिरेशन में क्या होता है, इम्पल्स जो होता है मिलता है डायफ्राम को, भाई आप इंटरकोस्टल मसल्स और आप जो है एक साथ काम कर लो, तो इंस्पायरेशन यहाँ पे नॉर्मल तरीके से हो रही है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, सॉरी VRG क्या होता है कि ये फोर्स्ड इंस्पायरेशन में होता है रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो न्यूरल और केमिकल, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर DRG VRG, क्वाइट रेस्पिरेशन, फोर्स रेस्पिरेशन, याद रहा, इजी है, ठीक है। पॉन्स के अंदर भी आता है जो हमारा न्यूरल है, उसमें होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, देन वी हैव एपिन्यूस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम होता है इंस्पायरेशन को बंद करना, तभी तो एक्सपायरेशन होगी। बेसिकली इसका रोल है किसमें, एक्सपायरेशन को प्रमोट करना, ठीक है। इट रेगुलेट्स रेट एंड रिदम, कितनी तेजी से हो रहा है, कैसे हो रहा है, रिदम क्या रहेगी उसकी, वो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर तक, ठीक है। इनहिबिट करना रेस्पिरेशन को ताकि इंस्पायरेशन हो जाए, ठीक है, सॉरी इंस्पायरेशन को करना ताकि एक्सपायरेशन हो जाए, ठीक है। एपिन्यूस्टिक सेंटर में क्या होता है, इट प्रोलॉन्ग्स इंस्पायरेशन, मतलब ये भी इंस्पायरेशन के साथ ही है। इंस्पायरेशन, सॉरी रेस्पिरेशन, क्वाइट रेस्पिरेशन, फोर्स्ड रेस्पिरेशन एंड prolongs inspiration, but this pneumotactic center of pons that is included in neural, तो वो inhibit
करेगा रेस्पायरेशन को। एपिन्यूस्टिक सेंटर क्या है, प्रोलॉन्ग्स इंस्पायरेशन एंड इट प्रिवेंट्स एब्रप्ट एंडिंग ऑफ इंस्पायरेशन, जैसे अचानक से बंद हो जाना, उसको ये नहीं करने देता है, ठीक है। देन वी हैव केमिकल, इसमें कुछ केमिकल्स हैं, रिसेप्टर्स, केमिकल रिसेप्टर्स प्रेजेंट है इधर, जैसे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, सेंट्रल एंड सेंटर, पेरिफेरल पेरिफ्री में, ठीक है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं वो मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट है हमारा, तो वो वैसे भी ब्रेन हमारे बॉडी के बीच में आ रहा है, राइट, तो जस्ट एज्यूम इट लाइक दैट कि हमारे जो है मिड में आ रहा है ये हमारे बॉडी के, तो ये सेंसिटिव है जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कभी बढ़ जाती है किसी कंडीशन से, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, ये केमिकल, सेंट्रल केमिकल रिसेप्टर जो मेडुला के अंदर होते हैं, और इनका ये होता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे पीएच तो कम होना ही है, क्योंकि जितना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा उतना वो क्या है वाटर के साथ मिलकर यहाँ पे ये H2CO3 बना लेगा, फिर ये H2CO3 का छोड़ देगा H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट, इस चीज़ का हो जाता है, ठीक है। तो पीएच तो कम होना ही है ना, पीएच यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि ये एसिडिक की तरफ जा रहा है। CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन में और हमारे जो है स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैवल करता रहता है, वो आप नर्वस सिस्टम वाले में पढ़ोगे। तो इधर जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो H पॉजिटिव बढ़ेगा और pH कम होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगी रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन से क्या होगा कि बॉडी को सिग्नल मिलता है, भाई आप रेस्पायर बहुत अच्छे से करो, तेज तेज करो, ताकि जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन ना रहे। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड रहा ना अंदर, जितना आप लाइक इंस्पायर फास्ट एक्सपायर भी करो जी जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है वो रिटेंशन होगा ही नहीं। अगर वो नहीं होगा तो वो इसके साथ बाइंड कैसे होगा और ये कैसे बनेगा, अगर ये नहीं बनेगा तो ये कैसे बनेगा H पॉजिटिव, ठीक है, हो गया इतना। तो ये स्टिमुलेट करता है रेस्पायरेशन को, ये कहता है भाई सेंट्रल रिसेप्टर्स, मुझे दिख रहा है कि इधर कोई गड़बड़ तो हो रही है भाई, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो मुझे इसको कम करना है, तो जल्दी जाकर मैसेज पहुंचती है किसको, हमारे लंग्स को, वहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा रेस्पायरेशन। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन नहीं होगा, उसकी वजह से H पॉजिटिव नहीं बढ़ेगा, ठीक है, और उसकी वजह से pH कम नहीं होगा। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जब एसिड ज़्यादा हो जाता है pH कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है केमिकल कीमो रिसेप्टर्स में होते हैं बेसिकली दिस केमिकल पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड बॉडीज और आयोटिक बॉडीज में, ठीक है, कैरोटिड बॉडीज एंड आयोटिक बॉडीज में, ठीक है। वो सेंसिटिव होते हैं किसकी तरफ, जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम, देखो दोनों ही लेवल्स हमारे लिए जरूरी है। pH ऑफ ब्लड कितना होता है 7.35 टू 7.45। अगर ये स्केल है दिस इज 7 1 सपोज एसिडिक एंड दिस इज ऐसे आप मान लो 14 तक, सॉरी आई एम सो सॉरी, 7.35 टू 7.45 देखो कहाँ पे आता है, दिस इज लाइक स्लाइटली अल्कलाइन। बेसिकली ये ठीक तो है ना, एसिडिक नहीं है, ये एक लिमिट के अंदर अभी एक अच्छे से सिस्टम के अंदर जो है रेगुलेटेड है, ठीक है। तो ये सेंसिटिव होता है किसकी तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन का अगर जो है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है उस चीज़ की तरफ ये रेस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है, उस चीज़ से सेंसिटिव होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो गया, पेरिफेरल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लेवल बढ़ गया तो वो भी मसला है, ठीक है, और pH कम हो जाता है उसमें भी ये करता है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम हो रही है तो हम यहाँ पे फिर से रेस्पायरेशन को ही कहते हैं कि भाई आप अपना बढ़ा लो, ठीक है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन तेज करो, तभी तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की लेवल फिर से आएगी ना बराबर, ठीक है। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जिन लेवल्स में बढ़ जाता है तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो हम कहते हैं एसिड बढ़ जाता है, तो फिर लंग्स की तरफ से क्या होता है वो इंस्पायर करते हैं जल्दी जल्दी, और वहाँ से किडनीज भी क्या करते हैं, वो इस बाइकार्बोनेट को अगर रिटेंशन करना है कंडीशन के हिसाब से वो कर लेते हैं, एक्सक्रीट करना है वो भी कर लेते हैं, और ये H पॉजिटिव भी, ठीक है, इसको भी निकाल लिया जाता है। तो ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है, ठीक है। सो दिस वाज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन।
फिर से रिवाइज करते हैं। न्यूरल है हमारे पास, वी हैव केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल में हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा में डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है, ये न्यूरॉन्स होते हैं। ये वाला क्या करता है, डीआरजी, दैट क्वाइट रेस्पिरेशन में इसका नॉर्मल जो चलेगी, उस रेस्पिरेशन में इसका होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन में, तो उसको नॉर्मल मसल्स को ही कहना है, ठीक है, डायफ्राम को कहना है और हमारे इंटरकोस्टल मसल्स को कहना है, ठीक है। दूसरा होता है वीआरजी, दैट इज फोर्स्ड रेस्पिरेशन, ये बोलेगा एसेसरी मसल्स को, भाई तेज तेज करो क्योंकि अभी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है बॉडी में, ठीक है। पॉन्स होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपिन्यूस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक इनहिबिट करेगा रेस्पिरेशन को, जब ये इनहिबिट होगी तभी तो एक्सपायरेशन होगी। एपिन्यूस्टिक सेंटर जो है प्रोलॉन्ग्स इंस्पायरेशन एंड इट प्रिवेंट्स एब्रप्ट एंडिंग ऑफ इंस्पायरेशन, ऐसे अचानक से रोकने से बचाएगा, ठीक है। फिर होता है केमिकल। केमिकल में सेंट्रल आता है कीमोरिसेप्टर्स एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। ये वाला सेंट्रल जो है दैट इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज होगी ना तो ये उसके लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ओब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ गई तो पेज तो कम होना ही है, इस चीज़ के लिए ये सेंसिटिव होता है, इस चीज़ को ये देखता है, इसके लिए सपोज बॉडी में रखा गया है। आप इस चीज़ के लिए सेंसिटिव, आपको ये काम करना है। पेरिफेरल कैरोटिड और आयोटिक बॉडीज में होता है, ये सेंसिटिव होता है कि जब सेम वही चीज़ है कि ऑक्सीजन, अब यहाँ पे स्पेसिफिक था कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ेगी तब ये सेंसिटिव होगा, एंड दिस इज डिफरेंस यही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल अगर कम होगी तो ये उस चीज़ के लिए सेंसिटिव है, फिर वही से सिग्नल्स भेज कर ये करते हैं, ठीक है। अब आपके सिलेबस में मेन जो क्वेश्चंस थे, जो टॉपिक्स थे वो मैंने करवा लिए, ठीक है। हमने पहले देखा रेस्पिरेशन भी क्या होती है, डेफिनेशन वगैरह, हमने रेगुलेशन, फिजियोलॉजी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, सारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द डिफ्यूजन, वो सब कैसे होता है। और इसमें कुछ टर्म्स है जैसे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन जब कम होता है टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, टिश्यू में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाना, दैट इज हाइपोक्सिया। साइनोसिस क्या होता है, जब हमारे पास ब्लू डिस्कलरेशन होती है, वो इसी हाइपोक्सिया की वजह से होता है। टिश्यूज़ में, ब्लड में हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, दैट इज़ अगर ऑक्सीजन की लेवल कम है ब्लड में, हाइपोक्सिया टिश्यूज़ में, ये एक ही बात है। तो इन दोनों कंडीशंस की वजह से क्या होता है, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है। एक तो फिंगर टिप्स की, लिप्स की, टंग की, जो आपके टोज है, जो नोज है, ठीक है, उसकी हो जाती है ब्लूइश डिस्कलरेशन, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, उधर सेल्स बेसिकली डेड हो रहे हैं, उधर तो काम ही नहीं है। सीवियर में तो ब्लैक कलर हो जाता है, गैंग्रीन, ठीक है, तो वहाँ पे फिर वो रिवर्सिबल नहीं होता है। एक बार यहाँ पे ये सेल डैमेज हो गई तो हो गई, अभी ठीक से ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। एक और है, जैसे आपके पास आ गया डिस्निया, लेट मी सी, पीरियोडिक ब्रीथिंग है, जो एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होता है, एबनॉर्मली काइनेस्टोक्स ब्रीथिंग है, इसमें कॉस्मोल्स ब्रीथिंग है, बायोट्स ब्रीथिंग है, ये हायर लेवल है। अभी आप उसको इस वक्त ऐसे याद रखो कि ये एबनॉर्मल रिदम रहती है ब्रीथिंग की, कभी सपोज बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, फिर वहाँ पे शॉर्टेज पर मिनट शॉर्टेज स्टॉपेज होती है ब्रीथिंग की। ऐसे ही इसमें एबनॉर्मल चीज़ें हो रही है, कभी रेट बढ़ रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। और क्या था कि जैसे डिस्निया, डिस्निया जो है बेसिकली, डिस्निया क्या होता है, डिस्निया डी, ठीक है, डिफिकल्टी होना ब्रीथिंग में। एपनिया होता है टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग। देखिए जब टेम्पोररी बेसिस पे यहाँ पे सांस लेना, जो इसका जो सिस्टम है ये कम हो जाता है, ठीक है, वैसे ही आता है ये। तो ये कुछ टर्म्स थे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी गई थी, जो मुझे लगता था कि ज़रूरी है, वो मैंने सारी करा दी आपको, ठीक है। सो आई होप यू विल सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग गाइज, ठीक है। नेक्स्ट रिनल सिस्टम या जो है डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।